everyone, this is Nisha and in today's lecture we will discuss polymerase chain reaction. It is a subtopic in the chapter Biotechnology, Principle and Processes. ठीक है, तो as the name suggests polymerase chain reaction, in this reaction we will discuss about a chain reaction which involves polymerization. एक चेन रिएक्शन है जिसमें पॉलीमराइजेशन होता है. पॉलीमराइजेशन किसका होगा? डीएनए का होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास डीएनए का एक फ्रैगमेंट है, बहुत छोटा सा फ्रैगमेंट है. आप चाहते हो कि आप इस पे कोई एक्सपेरिमेंट करो. ठीक है. तो एक्सपेरिमेंट करते वक्त अगर आपसे कोई गलती हो गई तो वो डीएनए पूरा बर्बाद हो जाएगा और आपका एक्सपेरिमेंट वहीं पर रुक जाएगा. तो इस चीज़ को पॉप अप करने के लिए अगर आपके पास उस डीएनए का बहुत सारे कॉपीज प्रेजेंट होगा तो जैसे एक डीएनए वेस्ट होगा आप दूसरा डीएनए को यूज कर सकते हो. तो ये जो कॉपी बनाना होता है ये हम कॉपी बना सकते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से. तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को यूज करके डीएनए का मिलियंस ऑफ कॉपीज और बिलियंस ऑफ कॉपीज बनाया जा सकता है. सो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसमें क्या करेंगे? कॉपीज बनाते हैं. टू मेक copies of DNA. तो जो भी डीएनए जिस भी डीएनए के फ्रैगमेंट्स को आप चाहते हो कि हम उसमें कॉपी बनाएं, आपको उस डीएनए को एज ए टेम्पलेट यूज करना है. ठीक है. अब बारी आई सबसे इसको डिस्कवर किसने किया था सबसे पहले? तो सबसे पहले 1984 में केरी म्यूलिस नाम के एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे. उन्होंने सबसे पहले पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को डिस्कवर किया. केरी म्यूलिस in the year 1984. ठीक है. तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का बेसिक आइडिया पता चल गया आपको कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम क्या करेंगे? डीएनए का कॉपी बनाते हैं. किसने डिस्कवर किया था? तो केरी म्यूलिस ने डिस्कवर किया था. कब डिस्कवर किया था? 1984 में डिस्कवर किया था. ठीक है. इसके अलावा ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है ये एक थर्मल साइक्लिंग पे डिपेंड करता है. इट रिलाइज ऑन थर्मल साइक्लिंग. थर्मल साइक्लिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा साइक्लिकल प्रोसेस जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. आगे जब हम डिस्कस करेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं. 2-3 स्टेप्स हैं. ठीक है. और वो जो स्टेप है इंडिविजुअली हर एक स्टेप का अलग अलग टेम्परेचर होता है. और ये एक साइक्लिकल रिएक्शन है. मतलब ये कि एक बार एक स्टेप स्टार्ट हुआ वो घूम फिर के फिर से वापस से वही स्टेप स्टार्ट हो जाता है क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? कॉपीज बना रहे हो. ठीक है. तो कैसा रिएक्शन है? थर्मल साइक्लिंग पे डिपेंडेंट रिएक्शन है. सो थर्ड पॉइंट इज इट रिलाइज ऑन थर्मल साइक्लिंग. थर्मल साइक्लिंग. ठीक है. अभी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये जो हमने डिस्कस किया इसके बाद जो आता है वो है ये कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. लेकिन जो स्टेप है उसको डिस्कस करने से पहले हमें ये भी डिस्कस करना होगा कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में जब हम कॉपीज बनाते हैं तो कॉपीज बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल हमें चाहिए. ठीक है. सो मटेरियल रिक्वायर्ड materials required सबसे फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं? डीएनए की कॉपी बना रहे हैं. डीएनए की कॉपी बनाने के लिए वो जो फ्रैगमेंट है जो डिजायर्ड डीएनए वो आपके पास होना चाहिए. मतलब टेम्पलेट डीएनए होना चाहिए. सो मटेरियल रिक्वायरमेंट सबसे फर्स्ट आपके पास टेम्पलेट डीएनए हो. टेम्पलेट डीएनए. ठीक है. अब क्या कर रहे हैं? कॉपी बना रहे हैं. कॉपी बनाने का मतलब ये है कि जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में मैंने आपको पढ़ाया था. डीएनए रेप्लिकेशन में क्या करते हैं? एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनाते हैं. यहाँ पर वही हो रहा है. हम बहुत सारे डीएनए बना रहे हैं बिल्कुल टेम्पलेट को यूज करके. तो डीएनए बनाने के लिए डीएनए किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड का बना होता है. तो आपके पास क्या होना चाहिए? न्यूक्लियोटाइड भी तो होना चाहिए. तो जो सेकेंड मटीरियल है वो है डीएनटीपी. डी स्टैंड फॉर डीऑक्सी. ठीक है. डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट आपके पास होगा.
ये डीएनटीपी जो है ये ऐड होंगे, बॉन्ड बनाएंगे और ये फॉर्म करेगा आपका डीएनए। इसके अलावा थर्ड, आपके पास टेम्पलेट आ गया, आपके पास रॉ मटेरियल भी आ गया, डीएनटीपी आ गया। अब ये जो रॉ मटेरियल है इसको एक साथ जोड़ने के लिए, इलोंगेट करने के लिए एक एंजाइम्स भी तो चाहिए हमें। कौन सा एंजाइम होता है डीएनए के रेप्लिकेशन में? डीएनए पॉलीमरेज। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो डीएनए पॉलीमरेज जो यूज करते हैं उसका नाम है टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज। पॉलीमरेज में जो टैग है ये आता है एक बैक्टीरिया से, एक थर्मोफिलस एल्की बैक्टीरिया है, थर्मस एक्वाटिकस, वहां से टैग नाम आता है, क्योंकि ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये ऑब्टेन किया जाता है थर्मस एक्वाटिकस नाम के बैक्टीरिया से। ठीक है, अब क्यों नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज को क्यों नहीं यूज करते जो हमारे बॉडी सेल्स में प्रेजेंट होता है? इसका रीजन ये है कि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जितने भी एंजाइम्स हमारे बॉडी में काम करते हैं वो इवॉल्व होते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे काम करने के लिए। थोड़ा बहुत टेम्परेचर ऊपर नीचे चलेगा, ठीक है, लेकिन 37 डिग्री सेल्सियस और 90 या फिर 100 डिग्री सेल्सियस में बहुत ज़्यादा डेविएशन हो जाता है। जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है मैंने आपको बताया था कि थर्मल साइक्लिंग पे डिपेंड करता है। इट रिलाइज ऑन थर्मल साइक्लिंग, मतलब इसमें टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी करेगा। तो जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरी करेगा तो आप जब मैं इसका स्टेप डिस्कस करूंगी तो वहाँ पर आप देखोगे कि जो टेम्परेचर है वो 92 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच रहा है। 92 डिग्री सेल्सियस पे वो एंजाइम जो आपकी बॉडी में काम करता है वो इफेक्टिव नहीं होगा, वो डीनेचर हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी के जो बॉडी में सेल्स में जो डीएनए पॉलीमरेज है वो ही इस पीसीआर में काम करे तो वो नहीं हो पाएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो एंजाइम है वो 37 डिग्री सेल्सियस के लिए इफेक्टिव है, वो 92 डिग्री सेल्सियस जैसे जो हाई टेम्परेचर है उस पर ये डीनेचर हो जाता है। तो हमें ऐसा पॉलीमरेज चाहिए जो हाई टेम्परेचर पे काम करे, और ऐसा पॉलीमरेज हमें वैसे ऑर्गेनिज्म से मिलेगा जो इवॉल्व है हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करने के लिए। तो एल्की बैक्टीरिया जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि ये थर्मल स्प्रिंग में होता है, हॉट स्प्रिंग वाटर में प्रेजेंट होता है। तो इसमें जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर के लिए इवॉल्व होते हैं। तो जब भी हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है तो जो एंजाइम्स हम निकालते हैं वो ऐसे ही किसी बैक्टीरिया से ऑब्टेन करते हैं। ओके, तो डीएनए पॉलीमरेज जो ऑब्टेन करेंगे वो इसी एल्की बैक्टीरिया से करेंगे, थर्मस एक्वाटिकस से, और इसका नाम है टैग पॉलीमरेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है नीट पे, और आगे भी क्वेश्चन को ट्विस्ट करके आ सकता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या डिस्कस किया कि हमें एक टेम्पलेट डीएनए भी चाहिए, उस पर न्यूक्लियोटाइड भी चाहिए और एंजाइम्स भी चाहिए जो इस पर काम करेगा। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, हमें ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो इसको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सके जिसमें जितने भी एंजाइम्स हैं, डीएनए पॉलीमरेज हैं, ये क्या करें, अच्छे से काम कर सके, इफेक्टिव काम कर सके, इज़ दैट। तो ऐसा जो इन्वायरमेंट है वो बनाएगा एक बफर सॉल्यूशन। तो हमें जो 4th नंबर पे है वो बफर सॉल्यूशन होगा, बफर सॉल्यूशन, क्योंकि हमें ऑप्टिमम एनवायरनमेंट भी चाहिए जिसमें जो डीएनए पॉलीमरेज है वो इफिशिएंटली अच्छे से काम कर सके। ठीक है, इसके अलावा बफर सॉल्यूशन के अलावा कुछ डाइवैलेंट आयंस भी चाहिए होते हैं, डाइवैलेंट और बाइवैलेंट आयंस, जैसे कि मैग्नीशियम और मैंगनीज। बाइवैलेंट आयंस कौन से? मैग्नीशियम दैट इज Mg+2 एंड मैंगनीज Mn+2, और इसमें भी मैग्नीशियम को मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। ठीक है, so that was the materials which we require for polymerase chain reaction. Now we will discuss the steps involved in polymerase. Okay, so now it's time to discuss the steps involved in polymerase chain reaction. So polymerase chain reaction में total 3 steps है जो आपको पढ़ना है। सबसे first is denaturation, second is annealing and third is elongation और extension। ठीक है, कुछ बुक्स में elongation होता है, कुछ बुक्स में लिखा रहता है एक्सटेंशन, तो जो भी लिखा हो आप उस हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हो बोर्ड के दूसरे साइड पे मैंने एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया है।
तो थ्योरी एज वेल एज उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम साथ साथ पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट स्टेप डीनेचुरेशन से। अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पीसीआर है वो बिल्कुल पूरे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, थर्मल साइक्लिंग पे रिले करता है, ठीक है, और टेम्परेचर वेरिएशन इसमें प्रेजेंट है, लेकिन जो टेम्परेचर वेरिएशन है हर एक स्टेप के लिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, वो वैरी नहीं करना चाहिए, हर एक स्टेप में अलग अलग टेम्परेचर चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डीनेचुरेशन से। डीनेचुरेशन में जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है ये हमें चाहिए होता है 94 से 98 डिग्री सेल्सियस तक, 94 से 98, और जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है वो 92 डिग्री सेल्सियस पे यूज करते हैं। अब इतनी हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? देखो, डीनेचुरेशन का मतलब होता है कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, डीएनए के जो डबल स्ट्रैंड है उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं। डीएनए डबल स्ट्रैंड है, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। डीएनए डबल स्ट्रैंड को आप ब्रेक डाउन करके सिंगल स्ट्रैंड बनाना चाहते हो, तो जरूरी है कि जो मीडियम है उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो। टेम्परेचर हाई रहेगा तभी हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट है, ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है हाई टेम्परेचर पे, तो जो डीनेचुरेशन प्रोसेस है ये इसका टाइम कितना होना चाहिए, मतलब डीनेचुरेशन के लिए हम कितने टाइम तक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हाई टेम्परेचर पे रखें, तो ये जो टाइम है वो होता है 20 to 40 सेकंड तक। टाइम कितना है? 20 to 40 सेकेंड। इसमें क्या होगा, हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हीट करेंगे, हीट किया, हीट करने से क्या होगा, इसका ब्रेक डाउन, इसके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका ब्रेक डाउन होगा और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम एंड 5 प्राइम, इसके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन हो गया। टेम्परेचर कितना चाहिए? 92 डिग्री सेल्सियस कॉमन यूज करते हैं, और टाइम कितने देर तक? 20 to 40 सेकेंड। अब टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने 40 सेकेंड से ऊपर यूज कर लिया, ठीक है, मान लो कि 50-60 सेकेंड यूज कर लिया, 1-2 मिनट तक यूज कर लिया, तो क्या होगा, डीएनए में जो दूसरे बॉन्ड्स हैं जैसे कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इनका भी ब्रेक डाउन हो जाएगा और आपका डीएनए डैमेज हो जाएगा। तो टाइम एज वेल एज टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप वाज डीनेचुरेशन। अब सेकंड स्टेप पे आएंगे एनीलिंग के। एनीलिंग का मतलब होता है कि हम इसमें प्राइमर को ऐड कर रहे हैं। प्राइमर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं, वो बिल्कुल जो हमारा डीएनए होता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, लेकिन एक्चुअल डीएनए का लेंथ से बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। प्राइमर जरूरी होता है क्योंकि प्राइमर साइट प्रोवाइड करता है डीएनटीपीज को अटैच करने के लिए, ठीक है। तो 2 स्ट्रैंड है, हमें कितने प्राइमर चाहिए? 2 प्राइमर चाहिए। तो एनीलिंग में क्या होगा, प्राइमर अटैच करेगा। प्राइमर कितने प्राइमर? 2 प्राइमर, ठीक है। इट विल अटैच टू द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अभी जब प्राइमर अटैच करेगा तो आप डीएनए रेप्लिकेशन आपने पढ़ा, डीएनए रेप्लिकेशन में क्या करते हैं, जो इलॉन्गेशन होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। जो डीएनए जो प्राइमर आएगा वो कहाँ बाइंड करेगा, वो डीएनए का जो टेम्पलेट है उसके 3 प्राइम पे बाइंड करेगा, पहला वाला। तो ये हमारा एक प्राइमर है, ये 3 प्राइम टेम्पलेट डीएनए पे अटैच हो गया। इसका अब अगर मैं बोलूं कि जो प्राइमर है इसका जो नंबर है वो क्या होगा, मतलब 5 प्राइम किस तरफ और 3 प्राइम किस तरफ, तो 3 प्राइम के नीचे बाइंड करेगा, तो वो वाला जो साइड होगा वो 5 प्राइम होगा, और उसके दूसरा साइड 3 प्राइम होगा। अब आपको पता है कि थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, और ये OH ग्रुप दूसरे डीएनटीपीज को साइड प्रोवाइड करता है अटैचमेंट के लिए, ठीक है। इसी OH पे आकर दूसरा डीएनटीपीज जो है वो आकर लग जाएगा। अब ये तो एक टेम्पलेट के साथ हुआ, हमें दूसरे टेम्पलेट पे भी प्राइमर ऐड करेंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया हमें कितने प्राइमर चाहिए, 2 प्राइमर चाहिए। तो एक प्राइमर फर्स्ट वाले टेम्पलेट स्ट्रैंड पे, दूसरा प्राइमर सेकंड वाले टेम्पलेट स्ट्रैंड पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी 3 प्राइम पोजीशन पे आएगा, और इसका भी थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप खाली होगा जिसपे हमारा डीएनटीपीज आकर अटैच होगा,
ठीक है। तो ये प्रोसेस था सेकंड प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं एनिलिंग। इसके लिए भी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर जो एनिलिंग के लिए चाहिए होता है वो चाहिए होता है 55 से 65 डिग्री सेल्सियस तक। और ये थोड़ा अगर किसी बुक में ये 50 to 60 डिग्री सेल्सियस भी मेंशन होता है, तो 50 से 60 तक हम मानेंगे इसको, या 65 भी मान सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 50 to 65 डिग्री सेल्सियस। 50 to 65 डिग्री सेल्सियस के बीच का अगर टेम्परेचर है तो ये जो एनिलिंग है ये एनिलिंग के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा। अब यहाँ पर अगर आप टेम्परेचर को लो कर देते हो 50 डिग्री से, अगर टेम्परेचर लो होगा तो क्या होगा, ये जो प्राइमर है ये टेम्पलेट डीएनए पे अटैच नहीं कर पाएगा, ये बाइंड नहीं करेगा, स्पेसिफिक नहीं होगा, ये कहीं पर भी बाइंड कर जाएगा। इसका जो साइट है कॉम्प्लीमेंट्री साइट उसको छोड़कर वो कभी यहाँ बाइंड कर जाएगा, कभी यहाँ बाइंड कर जाएगा। तो आपका जो डीएनए है वो उसका पूरी तरीके से कॉपी नहीं बनेगा, कहीं किसी फ्रैगमेंट का सिर्फ कॉपी बनेगा। तो ये तो आप नहीं चाहते। तो डीएनए का जो एनिलिंग के लिए जो टेम्परेचर है वो 50 से कम नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग 65 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 65 से ज़्यादा होगा तो ये जो प्राइमर है वो इससे बाइंड नहीं कर पाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज इलोंगेशन और एक्सटेंशन। इलोंगेशन में क्या करेंगे, ये जो प्राइमर है यहाँ पर डीएनटीपी आएगा और ये चेन इलोंगेट होगा। फाइव प्राइम, थ्री प्राइम, थ्री प्राइम, फाइव प्राइम। प्राइमर था 5 प्राइम, 3 प्राइम, 3 प्राइम, ठीक है। इलोंगेशन में क्या होगा, डीएनटीपीज आएंगे और डीएनटीपीज बाइंड करेंगे यहां से, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। सिमिलरली दूसरे टेम्पलेट के साथ भी यही होगा, डीएनटीपीज आएंगे बाइंड करेंगे थर्ड पोजीशन पे जो ओएच ग्रुप था, इस ओएच ग्रुप से, और ये इलोंगेट करेगा आगे की तरफ, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, ये इस टेम्पलेट के नीचे एक पूरा डीएनए जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा ये बनेगा, इस वाले टेम्पलेट के पास वो डीएनए बनेगा जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो ये जो प्रोसेस है ये इलोंगेशन होता है। इसके लिए इलोंगेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 72 डिग्री सेल्सियस चाहिए। इसका जो रेंज है, पहले मैं रेंज बता देती हूँ आपको, 72 80 डिग्री सेल्सियस, और किसी बुक में ये 75 भी होता है। देखो टेम्परेचर क्या है ना, बहुत ज़्यादा वैरी नहीं करना चाहिए, 1-2 डिग्री सेल्सियस से अगर वैरी करता है तो काम हो जाता है, ठीक है। तो किसी बुक में 75 डिग्री सेल्सियस होगा और किसी में 80 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन टेम्परेचर यूज करते हैं वो होता है 72 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इलोंगेशन में क्या होगा, चेन एक्सटेंड करेगा, चेन एक्सटेंड करके ये जो डीएनए है वो दो डीएनए बना, 5 प्राइम, 3 प्राइम, 5 प्राइम, 3 प्राइम, 5 प्राइम, 3 प्राइम, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम। इलोंगेशन होगा, डीएनए का चेन इलोंगेट करेगा और हमें एक डीएनए से, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से 2 डबल स्ट्रैंड डीएनए मिलेंगे, ठीक है। ये क्या है, डबल स्ट्रैंड डीएनए, कितने, 2 डीएनए। तो आपने क्या किया, सबसे पहले डिनेचुरेशन किया, सेकंड एनिलिंग किया, प्राइमर को अटैच करा, एंड थर्ड इलोंगेशन किया जिसमें डीएनटीपीज आएंगे और चेन इलोंगेट करेगा,
और इस तरीके से हम एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया हमने, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है 3 डीनेचुरेशन, एनिलिंग, इलॉन्गेशन, ये एक साइकिल में होता है। तो आप देख सकते हो टेम्परेचर कितना वैरी कर रहा है, 50 डिग्री सेल्सियस टू मैक्सिमम 98 डिग्री सेल्सियस पर वैरी करता है। अब ऐसा ऐसा साइकिल एक डीएनए को मिलियंस ऑफ कॉपीज बनाने के लिए यूज करते हैं, इसलिए मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि ये थर्मल साइक्लिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो आई होप कि मैं क्लियर हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि थर्मल साइक्लिंग का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो ये तो था स्टेप्स जो इन्वॉल्व है पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस में। अब ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है हमने इतना पढ़ा, ठीक है, इतना इसको स्टडी करते हैं, इसके का डिस्कवरी हुआ है, तो इसका फायदा क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज, और यू कैन से व्हाट इज द यूज ऑफ दिस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, कहाँ पर यूज करेंगे हम इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को, और इसका जो एडवांटेज है या इसका जो लिमिटेशन है वो क्या है। सो लेट्स डिस्कस दैट आल्सो। सो एज यू कैन सी मैंने बोर्ड पे 2 पॉइंट्स लिखे हैं, फर्स्ट इज द एप्लीकेशन एंड द सेकंड इज द लिमिटेशन। पीसीआर अभी मैंने आपको समझाया कि कैसे होता है, ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब टाइम है कि हम डिस्कस करें कि इस पीसीआर का एप्लीकेशन क्या है, हम कहाँ इसको यूज करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है एम्प्लीफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ डीएनए, जो कि अब मैंने आपको बताया था कि अगर डीएनए फ्रैगमेंट्स है बहुत कम अमाउंट में आपके पास है, आप इसको एम्प्लीफाई करना चाहते हो, इसका नंबर ऑफ कॉपीज को इंक्रीज करना चाहते हो, तो उस केस में आप पीसीआर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड केस है मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन का मतलब हुआ कि अगर पेरेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम है या फिर जो चाइल्ड है, चिल्ड्रन है, उनमें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो जो प्रॉब्लम है अभी वो बहुत स्मॉल लेवल पे है, तो अगर हम उसके सेल को एम्प्लीफाई करें, उसमें जो डीएनए प्रेजेंट है उसको एम्प्लीफाई करें, तो वो जो प्रॉब्लम है वो लार्ज स्केल पे हमें दिखाई दे सकता है, तो हम उसको पहले ही बता देंगे कि हाँ आपको ये पर्टिकुलर बीमारी होने वाला है, या अभी ये बहुत स्मॉल स्केल पे है, ये बाद में बहुत लार्ज स्केल पे हो सकता है आपको। तो उस केस में मेडिकल डायग्नोस्टिक करके आप डायग्नोस करके आप जो बीमारी है उसको सही टाइम पे सही कर सकते हो, ठीक है। थर्ड, इन्फेक्शियस डिजीज एप्लीकेशन। इन्फेक्शियस डिजीज एप्लीकेशन इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल अभी आपके करंट जो टाइम चल रहा है इसमें है, प्रेजेंट टाइम में है, जैसे कि कोरोना क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, सबको पता है। अभी जो मेथड यूज हो रहा है इसको पता करने के लिए कि आप यू आर पॉजिटिव और नॉट, ये आरटी-पीसीआर यूज करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। ये एक टाइप है पीसीआर का, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का। इसमें क्या करते हैं कि जो भी इंसान, एक पर्टिकुलर इंसान, उसको अगर कोई भी डिजीज है, कोई भी बैक्टीरिया या वायरस उसको इन्फेक्ट किया, आपको चेक करना है कि उसका जो डीएनए है, उसके सेल का जो डीएनए है, इसमें वो जो वायरस है उसका क्या इफेक्ट है या उस बैक्टीरिया का क्या इफेक्ट है, तो आप उसके डीएनए को पीसीआर कर सकते हो, तो वो जो स्केल है स्मॉल अमाउंट पे वो इनलार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इन्फेक्शियस डिजीज एप्लीकेशन। नेक्स्ट इज फॉरेंसिक एप्लीकेशन। फॉरेंसिक एप्लीकेशन में लेबोरेटरी वगैरह में से सर्च करने के लिए, जैसे कि कोई भी क्राइम सीन है, क्राइम सीन से ब्लड को ऑब्टेन किया जाता है, जो कहीं पे स्क्रैच की वजह से लगा होता है, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं होता, बहुत कम अमाउंट ऑफ ब्लड होता है क्राइम सीन पे। तो जो फॉरेंसिक साइंटिस्ट होते हैं वो उस ब्लड को स्क्रैप करते हैं और निकाल के लेकर जाते हैं। वो क्या करते होंगे, कभी सोचा आपने? वो क्या करते हैं, उस ब्लड में जो सेल्स प्रेजेंट है उस सेल से डीएनए को निकालते हैं। अब ब्लड में कौन कौन सा सेल्स है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, इजंट इट। तो आपको पता है कि जो आरबीसी होता है और जो प्लेटलेट्स है, इसमें तो डीएनए होता ही नहीं है, डीएनए सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूबीसी में होता है, दैट इज व्हाइट ब्लड सेल्स, और डब्ल्यूबीसी का नंबर भी आरबीसी से बहुत कम होता है। तो एक तो आपके पास बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड है, वो ब्लड कैसे आता है क्राइम सीन पे, थोड़ा सा कहीं स्क्रैच लग गया या किसी का मर्डर हुआ, वेपन की वजह से ब्लड नीचे आया, ठीक है, तो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड है आपके पास। उस स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड में भी जो सेल्स आपने ऑब्टेन किया है वो भी बहुत कम है, तो उस बहुत कम में से जब आपको डीएनए निकालना होता है तो वो डीएनए भी बहुत कम आएगा। अब इस कम डीएनए से अगर आपने एक्सपेरिमेंट यहीं पे स्टार्ट कर दिया कि चलो हम इसी पर्टिकुलर एक दो डीएनए से चेक करेंगे कि कौन है, ठीक है, जो हमारा क्रिमिनल है, तो डीएनए थोड़ा सा भी डैमेज हुआ तो आप क्लूलेस हो जाओगे, आपके पास कोई क्लू नहीं बचेगा
क्रिमिनल को पकड़ने का। तो उस केस में क्या करते हैं, पीसीआर करते हैं, वो जो सेल है उसके डीएनए का नंबर इंक्रीज करेंगे। तो जब आपके पास बहुत सारा डीएनए होगा तो आप आसानी से बहुत सारे लोगों को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो था एप्लीकेशन पार्ट कि हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को कैसे यूज करेंगे। नेक्स्ट इज द लिमिटेशन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पे क्या लिमिटेशन है, क्या क्या ये काम नहीं कर सकता या कहाँ कहाँ पे इसमें प्रॉब्लम्स आती है। तो सबसे फर्स्ट लिमिटेशन है प्राइमर जनरेशन में। स्टेप आप याद करो, एनिलीन के वक्त हमने प्राइमर लगाया था। प्राइमर लगाने के लिए मैंने बोला था कि जो प्राइमर है वो टेम्पलेट से कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। अब जो टेम्पलेट यूज कर रहे हैं उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि जो टेम्पलेट है, जो डीएनए का जो फ्रैगमेंट्स है जिसको हम टेम्पलेट के तौर पे यूज कर रहे हैं, उसका सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। अगर आपको उसका सीक्वेंस पता होगा सिर्फ और सिर्फ तभी आप उसके कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर को बना सकते हैं। तो प्राइमर जनरेट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। जो भी पीसीआर यूजर्स होते हैं उनको सबसे जो उनके लिए टफ काम होता है वो होता है प्राइमर जनरेट करना। लेकिन अगर एक बार प्राइमर जनरेट हो जाता है तो पीसीआर बहुत आसानी से परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सेकंड इज म्यूटेशन इन फ्रैगमेंट्स। अब जो सेकंड है वो ये कि पीसीआर बहुत सेंसिटिव होता है टेम्परेचर के लिए। अगर थोड़ा बहुत टेम्परेचर में ऊपर नीचे होता है तो जो आपका फ्रैगमेंट्स है उसमें म्यूटेशन हो जाएगा। और क्योंकि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का काम है एम्पलीफाई कर देना चीज़ों को, डीएनए को। ठीक है, तो आपका कोई भी एक डीएनए में म्यूटेशन हुआ तो आपके जितने भी फ्रैगमेंट्स बनेंगे वो सारे के सारे म्यूटेटेड फ्रैगमेंट्स बनेंगे। तो उस केस में पीसीआर जो है मतलब लिमिटेशन हो जाता है, ये भी एक पीसीआर का। तो द थर्ड लिमिटेशन इज कंटामिनेटेड डीएनए एम्पलीफिकेशन। कंटामिनेटेड डीएनए एम्पलीफिकेशन का मतलब है कि जो डीएनए आपने यूज किया टेम्पलेट बनाने के लिए, उस डीएनए में अगर कोई भी कंटामिनेशन प्रेजेंट है तो वो पीसीआर से, जैसे वो पीसीआर से गुजरेगा उसका पीसीआर होगा, उसका नंबर ऑफ कॉपीज बनेंगे। तो जो कंटामिनेशन जो स्मॉल अमाउंट में था वो भी लार्ज अमाउंट में आपको शो करने लग जाएगा। तो ये था लिमिटेशंस पीसीआर का। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा था कि पीसीआर को किसने डिस्कवर किया। फिर हमने देखा कौन कौन सा स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, फिर देखा इसका एप्लीकेशन, और लास्ट में हमने देखा लिमिटेशंस। इसके अलावा मैं कुछ पॉइंट्स है वो मैं बताना चाहती हूँ। जैसे कि पीसीआर होता है, आपने पीसीआर किया, ठीक है, पीसीआर किया तो जो पीसीआर है वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं। आप जितने फ्रैगमेंट्स बनाना चाहते हो उतने फ्रैगमेंट्स बने हैं या नहीं बने हैं, ये कैसे पता चलेगा। तो आप ये पता कर सकते हो इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं, जो डीएनए है उसके फ्रैगमेंट्स एग्रोस जेल पे आ जाते हैं, और जितने ज़्यादा फ्रैगमेंट्स होंगे, आपको पता होगा कि एक डीएनए के एक फ्रैगमेंट्स अगर एक पोजीशन पे आ रहे हैं तो अगर हम उसी डीएनए की कॉपी बनाएंगे तो उस पोजीशन पे और भी डीएनए के फ्रैगमेंट्स आएंगे। तो जितने फ्रैगमेंट्स आएंगे उतने नंबर ऑफ कॉपीज आपके डीएनए के प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है वो ये कि अगर आपने क्या किया, आपको चेक करना है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में कितने साइकिल हमें बनाने हैं, या हमने उस पीसीआर को कितने बार लगाया है, कितने उससे फ्रैगमेंट्स, कितने कॉपीज हमें मिले। तो ये चेक करने के लिए एक फॉर्मूला होता है 2 to the power n। 2 to the power n। अब मैं ये पॉइंट आपको लिखवा इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि ये नीट में नहीं अब पूछा है कभी, और ना ही आगे पूछेगा, सिलेबस में नहीं है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स पे बाई चांस कभी पूछ देगा तो आपको पता होना चाहिए। 2 to the power n में जो n है वो नंबर ऑफ कॉपीज है, कि नंबर ऑफ साइकिल है कि आप कितने साइकिल उसको चलाओगे। n क्या है, नंबर ऑफ साइकिल। अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक डीएनए है, आपने उसका 30 साइकिल बनाया, तो जो नंबर ऑफ कॉपीज बनेगा डीएनए का वो कितना बनेगा, 2 to the power 30। इसको सॉल्व करके जितना भी आंसर आएगा वो आपका नंबर ऑफ कॉपीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। सो आई होप कि आपको जो क्लास है आज का समझ में आ गया होगा पीसीआर पूरी तरीके से अच्छे से, कि पीसीआर के कहाँ का यूज है और कहाँ यूज नहीं है और क्या क्या इसके लिमिटेशंस हैं। ओके, सो दैट वाज इट। आई होप कि आपको पूरा क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।